हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेसिकली बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐसा होता है कि हमें जो फंड्स को एक्वायर करना है यानी कि प्रोक्योर करना है, फंड्स हमारा कहाँ से आ रहा है, हम पैसे को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास मेजर सोर्सेस, तो अगर हम बात करें तो इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, साथ साथ हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो हम बैंक से लेते हैं। हालांकि डिबेंचर भी एक तरह से हमारे पास लोन ही होता है, लेकिन हम इसे बैंक लोन नहीं बोल सकते। ये हमारा एक तरह से ऋण पत्र बोलते हैं डिबेंचर्स को। इनको हम इश्यू करते हैं और इनके बदले में हमें पब्लिक से पैसा मिलता है। प्रोसीजर थोड़ा बहुत अगर इसका हम कह सकते हैं तो शेयर की तरह होता है, लेकिन शेयर हमारे ऑनरशिप यानी कि शेयर होल्डर फंड का पैसा होता है और डिबेंचर हमारे एक तरह से क्रेडिटर होते हैं यानी कि आउटसाइड पार्टी होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी को करने से पहले सबसे पहले 3-4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आप शेयर इशू करते हो, तो जब शेयर इशू होते हैं तो वो आपका इनफ्लो होता है हमेशा। अगर रिडम्पशन करते हो शेयर की, रिडम्पशन होता है रीपेमेंट, ये आपका आउटफ्लो होता है। क्योंकि अगर आप इशू शेयर कर रहे हो तो आपके पास मनी आएगी, अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपका पैसा जाएगा यानी कि आउटफ्लो होगा। सेम इन द केस ऑफ डिबेंचर्स भी। डिबेंचर्स जब आप इशू करते हो तो आपका मनी इनफ्लो होती है, बिज़नेस के अंदर पैसा आता है। अगर इन्हीं डिबेंचर की आप रिडम्पशन करते हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जब इन डिबेंचर की रीपेमेंट होगी तो आपका जो मनी है वो आपकी आउटफ्लो होगी। तो कई बार हम शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो प्रीमियम उसमें ऐड होता है। डिस्काउंट पे तो वैसे शेयर इशू होते नहीं हैं। कोई अगर शेयर को इशू करने में एक्सपेंसेस आया, लाइक अंडरराइटिंग की कमीशन आई, ब्रोकरेज आई या अदर कोई भी खर्चा आया, तो हमें वो लेस करना होता है। ऐसे डिबेंचर के केस में डिबेंचर आप पार पे इशू कर सकते हो, 100 के डिबेंचर को 100 पे डिस्काउंट पे कर सकते हो, 100 के डिबेंचर को 95 पे प्रीमियम पे कर सकते हो। तो जैसे मर्जी आप शेयर इशू कर सकते हो। अगर प्रीमियम है तो डिबेंचर के केस में भी ऐड होगा, डिस्काउंट है तो लेस होगा, पार है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन के मेथड से करते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 29। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है। एक तो है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम इसमें क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे पहले, ऑपरेटिंग आप ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हुआ तो कंफर्म कर लेना, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। लास्ट ईयर आपके पास ये 6 लाख रुपीज़ का था, करंट ईयर आपके पास ये 10 लाख रुपीज़ के हैं। पहले 6 लाख के थे, अब 10 लाख के हैं। इट मीन्स ये आपने नए शेयर इशू कर दिए। अब इन शेयर को अगर आपने इशू किया तो आप देख रहे हो कि इसमें 4 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं, लेकिन नीचे हमने एडजस्टमेंट पढ़नी है कि क्या इन शेयर्स में कोई प्रीमियम तो नहीं है। नीचे देखते हैं पहले, नहीं, नीचे कोई भी नहीं है। ऊपर है हमारे पास ये देख सकते हो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा ही इक्विटी शेयर के साथ होगा। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस भी दिए हैं तो प्रेफरेंस तो आप वैसे भी रिडीम कर रहे हो, तो ये इसका मतलब जो इक्विटी शेयर पे 4 लाख आपको मिला है, आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं। अब प्रीमियम कितना है? लास्ट ईयर 1 लाख का था, करंट ईयर 2,60,000 रुपीज़ है। इट मीन्स 1,60,000 रुपीज़ का आपको जो है प्रीमियम रिसीव हुआ उन शेयर्स पे। साथ ही साथ इसमें ये भी देखेंगे कि शेयर इशू करने में कोई एक्सपेंस तो नहीं है। डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं, हाँ ये है एक अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर। लास्ट ईयर कुछ भी नहीं है, करंट ईयर 20 है। इट मीन्स ये 20,000 इन शेयर्स को इशू करने में हमें स्पेंड करने पड़े। तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर 6 लाख का था, करंट ईयर 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम ऐसे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 लाख रुपीज़ आपने शेयर इशू किए, इसमें हम प्लस करेंगे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लास्ट ईयर आपका 1 लाख रुपीज़ का था, करंट ईयर 260 है। इट मीन्स अब ऐड करेंगे 1,60,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व और लेस करेंगे इसमें अंडरराइटिंग कमीशन। ये जो 20,000 की आप देख सकते हैं यहाँ पे, शेयर को इशू करने में अंडरराइटिंग कमीशन जो लगती है ये लेस करेंगे। तो आपके पास 4 लाख और 160 होगा, 560 माइनस करेंगे 20 तो 540 आपके पास
रिसीव हुआ बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर आपके 4 लाख रुपीज़ थे लास्ट ईयर, करंट ईयर 3 है। इट मीन्स ये कम हो रहे हैं, पैसा आपका आउटफ्लो हो रहा है, आपने इन प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन की है। तो इसको कैसे लिखेंगे, उससे पहले नीचे चेक कर लेते हैं कोई प्रीमियम तो नहीं है। यस, प्रीमियम है 5% प्रीमियम एंड सच प्रीमियम हैज़ बीन पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट में से वो प्रीमियम दिया है। इसको देखो अब कैसे लिखेंगे। अब एक चीज़ आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप 1 लाख रुपीज़ की रिडम्पशन कर रहे हो, इस 1 लाख रुपीज़ पे ही हमें प्रीमियम निकालना है 5%। इसे बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका 5% आएगा 5,000 रुपीज़। इट मीन्स टोटल रिडम्पशन की जो पेमेंट हुई वो हुई 1,05,000। ये आपकी माइनस आइटम है, नेगेटिव है, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 14% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर 2 लाख के थे, करंट ईयर 250 के हैं। इट मीन्स आपने इशू किए हैं। नीचे देख लेते हैं कोई प्रीमियम तो नहीं है। इस पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा लेस होगा। कितना डिस्काउंट है, लास्ट ईयर 5,000 का था, करंट ईयर 6 यानी 1,000 आपको डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आपने जो रिडम्पशन की इशू किए 50,000 रुपीज़ के इशू किए, लेकिन वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 1,000 का डिस्काउंट आप उसमें से लेस करेंगे तो आपके पास 49,000 जो है प्रोसीड्स में आएगा, प्लस आइटम में आएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है। डिवेंचर्स के बाद हमारे पास है अंडरराइटिंग कमीशन, ही हम कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख का लास्ट ईयर था, करंट ईयर 1,50,000 का है। इट मीन्स ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी आपके पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक तरह से प्लस आइटम है। लास्ट ईयर 1 का था, करंट ईयर 150 का, तो 50,000 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। इस बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर एक चीज़ और बोली हुई है इसने नीचे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 अब 20,000। पहले 15,000 इंटरेस्ट था, 20,000 है। ये हमारा एक तरह से लॉस है। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर 15 था, करंट ईयर 20 है, तो 5,000 लेस करेंगे, इंटरेस्ट हमें पे करना है। इसके अलावा क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसकी जो इफेक्ट होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नीचे प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन भी कर दी। डिबेंचर इशू जो की है वो लास्ट डेट को की है, ये चीज़ याद रखना। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, न्यू शेयर एंड डिबेंचर वर इशू ऑन 31 मार्च, अगर ये चीज़ ना लिखी हो तो जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट होता है ना, ये 14% दिया हुआ है, ये लास्ट वाले ईयर पे लगता है। अभी ये डेट दी हुई है 31 मार्च 2018, इस डेट पे हमने इशू किए हैं। इट मीन्स ये 2 लाख रुपए ही रहे होंगे हमारे पास पूरे साल तक, एंड में 2.5 लाख हुए होंगे, तो जो इंटरेस्ट होगा वो लास्ट ईयर पे लगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर करंट ईयर की डेट हो तो इंटरेस्ट लास्ट ईयर पे लगता है, लास्ट ईयर की डेट हो तो इंटरेस्ट करंट ईयर पे लगता है, अगर कुछ ना दिया हो तो भी लास्ट ईयर पे लगेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर तो क्वेश्चन में करंट ईयर की डेट है इशू की तो लास्ट ईयर वाले पे इंटरेस्ट लगेगा अमाउंट पे। अगर क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर की डेट है इशू की तो करंट ईयर वाले अमाउंट पे लगेगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो लास्ट ईयर वाले अमाउंट पे लगेगा। अब यहाँ पे करंट ईयर की डेट है तो हमने 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देना है। 2 लाख का 14% हमारे पास कितना होगा, 28,000 रुपीज़ है, ये लेस होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14%। लास्ट ईयर का अमाउंट हमारा 2 लाख रुपीज़ है, वो हम पे कर देंगे 28,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन में एक नीचे एक और चीज़ दी हुई है, प्रपोज डिविडेंड का केस है कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वॉज 31 मार्च 20%, 2017 का 15%। अब क्वेश्चन में ऊपर क्लियरली मेंशन है कि जो न्यू शेयर है और डिबेंचर है वो 31 मार्च को इशू किए हैं इस डेट पे। तो कहने का मतलब जो हमने शेयर इशू किए हैं वो लास्ट डेट पे किए हैं। इट मीन्स 6 लाख रुपए हमारे पास एंड तक रहे होंगे, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो लास्ट ईयर वाले पे लगेगा। सेम वही जो डिबेंचर का केस होता है, डेट करंट हो तो लास्ट पे लगाते हैं, लास्ट हो तो करंट पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट हम देंगे, ये प्रपोज डिविडेंड देंगे इनको इक्विटी शेयर को, वो 15% देंगे, क्योंकि इसमें डेट लिखी हुई है क्लियरली कि 31 मार्च को इशू किए हैं, तो लास्ट डेट पे इशू किए ना। उससे पहले तो हमारे पास 6 लाख ही थे, तो जो डिविडेंड होगा वो भी हम 15% पे देंगे। तो इसको लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर 31 मार्च। लास्ट ईयर कोई प्रपोजल होगा, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर
जनरल मीटिंग होती है हमारे पास कंपनीज़ की, तो उसमें प्रपोजल डाला होगा लास्ट ईयर में कि हमें ना अगले साल डिविडेंड देना है, प्रपोज डिविडेंड, तो हमेशा प्रीवियस ईयर का आता है, एक चीज़ याद रखना। तो 6 लाख रुपये पे प्रीवियस ईयर का हम लगा देंगे 90,000 रुपीज़। एक इफेक्ट तो इसका ये पड़ता है, दूसरा इफेक्ट इसका क्या पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये ऐड होता है, फाइनेंसिंग में लेस होता है। क्लियर, 2 इफेक्ट पड़ते हैं इसके। तो ये हमारे पास है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। 3,24,000 हमारे पास आया, यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको कैश रिसीव हुआ, फ्लो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो कहने का मतलब इसमें क्या था, अगर आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, प्रीमियम ऐड करना है, कोई उस शेयर को इशू करने में कोई एक्सपेंस है तो लेस कर देना है। प्रेफरेंस शेयर अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको ऐड करनी है। तो ये नेगेटिव आइटम है क्योंकि हमारे पास पैसा जो है आउटफ्लो हो रहा है। डिवेंचर आपने इशू किया डिस्काउंट पे, इनफ्लो हुआ 49,000। इंटरेस्ट हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ हुआ। डिवेंचर वाला केस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगर डेट करंट ईयर की है तो इंटरेस्ट जो है वो लास्ट ईयर पे लगेगा, अगर डेट लास्ट ईयर की है तो जो इंटरेस्ट होगा वो करंट ईयर वाले पे लगेगा। सेम केस है, तो ये आप ट्राई करो क्वेश्चन। इसके बाद हम एक प्रपोज डिविडेंड वाला केस है वो करने के बाद फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।